नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, आज का मुद्दा ऐसा है कि जो खबर भी है और खबर नहीं भी है, दोनों के बीच की खबर है। क्योंकि मामला जो है कुछ पेचीदा है। यानी कि महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है, लेकिन चुनाव के बाद जो है और चुनाव के पहले ही बड़ी भूकंप आने की संभावना है। क्योंकि पहले 4 पार्टियां होती थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और शिवसेना। अब 4 पार्टी से 6 पार्टी हो गई है। और 2019 के बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह उथल पुथल वाली, उलझने वाली जो है राजनीति चल रही है। कौन वोटर जो है खुद कंफ्यूज है कि हम किसको वोट दें और सरकार किसकी बनेगी। इसको लेकर काफ़ी माथापच्ची चल ही रहा है। लेकिन इस बीच जो है कुछ ऐसी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई मानने को भी तैयार नहीं है, और मान लिए तो समझने को तैयार नहीं है। तो अभी 2 खुलासे हुए हैं, 2 चीज़ें सामने आई हैं कि चुनाव के माहौल में जिस तरह से मतलब राजनीति में तो कोई शत्रु भी नहीं होता, कोई मित्र भी नहीं होता है। क्योंकि रातों रात क्या हो जाएगी पता नहीं। क्योंकि अभी हरियाणा में देखा आपने, कुंवर जो है, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, अभी बीजेपी में थे, दोपहर को मंच साझा किए बीजेपी से और शाम को जो है कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। तो ऐसी स्थिति जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती है। और जो जिस खबरें सुनने में आ रही है उसको देख के और सुन के तो यही अपेक्षा किया जा सकता है। तो ये खबर एक ये आई है कि उद्धव ठाकरे जी जो है फडणवीस जी से गुपचुप मीटिंग की है। ये पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है खबर। उसके बाद एक दूसरी खबर है कि संजय राउत दिल्ली में जाकर नड्डा से भी आधी रात को मिले हैं। ये 2 चौंकाने वाली खबर जो है महाराष्ट्र में किसी को हजम नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई होने जा रही है महायुति और इंडी गठबंधन में उद्धव जी हैं, और महायुति में जो है देखा जाए तो अजीत पवार जो है इस समय उल्टे पुल्टे की स्थिति में है। तो आने वाले दिन में ऐसी संभावना लग रही है, जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, कि अजीत दादा को लेकर जिस तरह से महायुति में उलझने हैं, कन्फ्यूजन है, और बीजेपी के लोग भी जो चाहते हैं कि अजीत दादा जो कांटा बने हुए हैं वो निकल जाए, और इसके बाद अगर अजीत दादा चले गए तो महायुति का पलड़ा थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, कमजोर आया, ऐसा लगता है। तो उसके बीच की जो एक खबर है शिवसेना की, उद्धव जी की, अगर वो महायुति में शामिल होते हैं तो जैसी 2019 के पहले की जो स्थिति थी वापस हो सकती है। यानी अजीत दादा बैक टू पवेलियन, उद्धव ठाकरे बैक टू पवेलियन। ऐसी अगर संभावना बन जाती है तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र की राजनीति की जो तराजू है वो बैलेंस हो सकती है। यानी कि जो विचारधारा की लड़ाई है, समान विचारधारा की जब बात होती है, तो अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस डिसबैलेंस है। वो नहीं चाहती है कि ऐसा कोई साथी जो है हमारे पास आए जो कि हिंदुत्व की बात करता है, कट्टर हिंदुत्व की बात करता है, और हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाने की भी बात करता है। तो हम अगर उद्धव जी की बात करें, अगर तो जो बीजेपी के साथ समान विचारधारा में रह के अगर साथ नहीं रह सकता, वो कांग्रेस के साथ कैसे लंबे समय तक रह सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति काफ़ी बदल गई है। कांग्रेस भी देख रही है कि जब देखो तब शिवसेना जो है हमारे सर पे आके बैठ जाती है, बोलती मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पार्टी मैं हूँ। और लोकसभा में उन्होंने सबसे ज़्यादा सीट लेके सबसे कम सीट लेके आए। शरद पवार जी 10 जगहों पर चुनाव लड़े, 8 सीटें जीत के आई। कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट जीत के आई हुई है। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ज़रूरत हमको शायद न पड़े। और इसी बात को लेकर उन्होंने कह दिया साफ साफ कि जिसकी सीट संख्या ज़्यादा आएगी उसका मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा, हम पहले से अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का कुर्सी के विवाद को लेकर ही वो जो है बीजेपी से अलग हुए, और 2019 में महाविकास आघाड़ी की निर्माण हुई,
जिसको चला भी नहीं पाए वो, मतलब 2.5 साल में जो है वो चलते बने और सरकार गिर गई, उनके लोग ही उनको छोड़ चले गए, उनको पता ही नहीं चला। तो अगर अगर जब मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी हालत हो गई, और कहीं अगर कांग्रेस, अगर महाविकास आघाड़ी की सत्ता अगर आती है महाराष्ट्र में और कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, सोचिए कि उद्धव ठाकरे की क्या हालत होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके पास रहेगा नहीं, और उनके गिने चुने लोग अगर सत्ता में रहते हैं तो उनको तो कोई गिनती में नहीं कोई पूछेगा। तो इसको लेकर उद्धव जी अभी से सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। इससे अच्छा तो है कि हम जैसे पहले थे बीजेपी के साथ में, कम से कम 50-50 का वहां पर तो सब कुछ चांसेस होगा। लेकिन यहाँ पर महायुति में भी जो है एकनाथ शिंदे जी भी जम के मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और उनके लोग जो है मंत्रिमंडल में हैं, उनके 10 सीटें, 10 विधायक मंत्रिमंडल में हैं। हालांकि उनके पास 40 ही विधायक हैं। लेकिन बीजेपी भी जिस तरह से देख रही है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा विधायक होते हुए भी आज मैं मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहा हूँ अपना, तो वो भी कोई ना कोई रास्ता तो देखेगी ही। कहीं ना कहीं ये जो नड्डा जी का और राउत का मिलना और उद्धव जी का फडणवीस से मिलना, ये रास्ता बना रही है कि बीजेपी एक और ऑप्शन देख रही है कि अगर शिंदे साहब की सीटें कम आती है या शिंदे साहब अगर बार्गेनिंग करते हैं मेरे साथ भविष्य में, तो हम जो है उनको अपने दूसरे ऑप्शन में रख सकता हूं। वो कभी भी जो है अगर अभी से बातचीत करके रखेंगे तो हम कभी भी जो है उद्धव को आधी रात को बुला सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। फिर से मुख्यमंत्री का जो सीट दांव पे लगा के जो है बीजेपी बड़ा खेल खेल सकती है, इसमें दो राय नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि विधानसभा चुनाव में कौन कितना सीट जीत के आती है, यानी कि महाअघाड़ी की सरकार बनती हुई नजर आती है या महायुति की। हालांकि देखा जाए तो अमित शाह जी ने जो है महाराष्ट्र चुनाव की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। अब यहाँ पर अमित शाह के बगैर बीजेपी में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। यहाँ पर जो भी होगा सीट बंटवारा से लेके सरकार बनने तक का पूरा ब्यौरा जो है अमित शाह तय करेंगे, और एक एक चीज, एक एक सभा और एक एक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है अमित शाह की नज़र रहेगी। और किसी भी हालत में वो नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सत्ता जो है बीजेपी से दूर रहे, क्योंकि 2019 में उन्होंने देख लिया कि सबसे ज़्यादा सीट जीतने के बाद भी वो जो विपक्ष में बैठने का जो उनको घाव लगा हुआ है उसे पूरा करना उनके लिए जो है ठीक नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी की सीट 123 से 105 पे आई, अब 105 से भी अगर नीचे चली गई तो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए फिर आगे जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी देख रही है कि उद्धव जी जो गए हैं छोड़ के, उसके बाद जो लोकसभा की हालत हुई है बीजेपी की महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं उनको अंदर से लग रहा है कि अगर उद्धव जी साथ में रहे होते तो आज ये हालत नहीं होती। 22 सीट से 8 सीट पर कभी नहीं आते। और महाराष्ट्र की सीट गंवाने के बाद, उत्तर प्रदेश की सीट गंवाने के बाद बीजेपी की आंखें खुली हुई है और किसी भी हालत नहीं चाहेगी कि एक एक स्टेट भी कम होते जाए। लोकसभा में कमजोर तो हो गए हैं, लेकिन विधानसभा में भी अगर कमजोर हो जाएंगे तो जो हालत बीजेपी की 2014 के पहले थी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, नो डाउट। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें सामने आ रही है कि उद्धव जी का फडणवीस से मिलना और जेपी नड्डा जी से, राउत से मिलना, बहुत से लोग कहेंगे कि संजय राउत की क्या औकात है कि जेपी नड्डा से जाके मिलेंगी, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में जिसका सिक्का चलता है उससे मिलना जुलना होता है। कहीं ना कहीं संजय राउत जो है उनका सिक्का तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ चल रहा है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप भले कितनी भी गालियां दे दो संजय राउत को, लेकिन 2019 में जिसने जो किया उस संजय राउत ने, उसमें सबसे बड़ी भूमिका संजय राउत की ही थी। उस उद्धव ठाकरे के बस की बात नहीं थी कि बीजेपी छोड़ के जो है कांग्रेस के साथ सत्ता से मुख्यमंत्री का कुर्सी हासिल कर लेते। ये पवार साहब और संजय राउत की जो तालमेल थी वो जो है उद्धव ठाकरे को डाइवर्ट करके लेके गई। तो कहीं कहीं नड्डा जी को भी लगता है कि संजय राउत अगर मिल रहे हैं, एक रास्ता अगर हम बना के रखते हैं बैकग्राउंड में तो काम आएगा। और हो सकता है चुनाव के पहले नहीं कुछ हो तो चुनाव के बाद जो है ये चीज़ें जो है सामने आ सकती, क्योंकि हम अपने चैनल में बार बार कह रहे हैं कि 2024 का जो परिणाम आएगा उसमें कौन किसके साथ रहेगा कुछ पता नहीं, किसकी सरकार बनेगी कुछ पता नहीं। तो फ्रेंड्स,
जो जानकारी थी मैं आप तक बताया। आपकी क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया कुछ रहेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद।